आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने आहोर उपखंड मुख्यालय से अपने विधानसभा क्षेत्र की निम्न नव स्वीकृत कुल 10 सड़कों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का शिलान्यास किया, जिसमें पहले NH 325 से कच्चा कांबा मार्ग आहोर ग्राम पावटा से तखतगढ़ जिला सीमा तक, ग्राम चांदराई से तखतगढ़ जिला सीमा तक संपर्क सड़क बेदाना खुर्द संपर्क सड़क बेदाना कला, ग्राम पावटा से रसियावास आलावा सी से रेवाड़ा जिला सीमा सिरोही संपर्क सड़क सांडन, ग्राम हरजी से कुआड़ा, ग्राम मेड़ा निचला से जिला सीमा सिरोही तक। इस शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने उपस्थित लोगों से संवाद किया। इस शुभ अवसर पर मुख्य अभियंता रमेश सिंघारिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष आहोर किशोर सिंह, अजीतपुरा पंचायत समिति सदस्य बंशी सिंह चौहान, निर्वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष चूनाराम सूचाराम प्रजापत, प्रदेश मंत्री भाजपा महिला मोर्चा डॉक्टर मंजू मेघवाल सहित कार्यकर्ता बंधु एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रोफेसर महेश दादचे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, नई दिल्ली ने दिया विशिष्ट व्याख्यान। नेशनल मेडिसिनल प्लांटेशन बोर्ड की योजनाएं एवं दिशा निर्देश विषय पर दिया विशिष्ट व्याख्यान। डॉक्टर रंजू इंथोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ट्रांस डिसिप्लिनरी फाउंडेशन, नई दिल्ली ने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर व्याख्यान किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा आयोजित कंटिन्यूअस फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज सफल समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रोफेसर महेश दादेचे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की व्याख्यान से हुई। उन्हें नेशनल मेडिसिनल प्लांटेशन बोर्ड की योजनाओं एवं दिशा निर्देश विषय पर विस्तृत जानकारी दी और आयुर्वेद के क्षेत्र में औषधीय पौधों के महत्व और उनके संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो देश के संप्रभु अधिकार को मजबूत करता है कि वह अपनी सीमाओं के भीतर कौन रहता है, इसे विनियमित करें। 22 अप्रैल को हुए भयानक आतंकवादी हमले के मद्देनजर यह कथन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। रजनी सेठी ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झंझोर कर दिया है। यह आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर भाजपा की प्रवक्ता रजनी सेठी, जम्मू कश्मीर भाजपा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा, महिला मोर्चा की सचिव प्रेरणा नंदा और महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष सुमन रैना के साथ जम्मू कश्मीर के भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ में और भी भारत ने सफलताएं हासिल की, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी प्रश्न उठे जो कि बाहरी और आंतरिक सुरक्षा जो है उसको एक प्रकार से उन्होंने बड़े रूप में हमारे सामने उजागर किया है। उसी के लिए आज आपके मध्य में बातचीत करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता बड़ी बहन रजनी सेठी जी, उनके साथ में है सुमन रैना जी और प्रेरणा नंदा जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री। अब मैं बड़ी बहन रजनी सेठी जी से आग्रह करूंगा कि वो आपके माध्यम से सरकार और जनता के सामने ये मुद्दे प्रस्तुत करें। रजनी जी। धन्यवाद प्रदीप जी। मीडिया के इंचार्ज हमारी भाजपा के जम्मू कश्मीर के और मेरी दोनों बहनें प्रेरणा जी और सुमन जी और आप सब मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार भाजपा की जो बात है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाते हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। भाइयों, आप सब जानते हो कि पहलगाम की वारदात के बाद किस तरीके से कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। चाहे वो पाकिस्तान के लोग जो यहाँ रह रहे थे इलीगल तरीके से, केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने संज्ञान लिया और उन लोगों को डिपोर्ट करने का काम किया ताकि हमारी आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखा जाए। इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये हमारी केंद्र सरकार ने दिखा दिया।
पाकिस्तान के लोग शादी करके तो वहाँ जा रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ना लेकर भारत का ही अपना एक, भारत में रहने का किस तरीके से रहा जाए और अपने यहाँ पर परिवार को कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पैदा किया जाए, ये एक स्ट्रेटेजी उनकी थी। ये आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका भुगतान हम लोगों ने लगातार इतने सालों से किया है। मगर ये पिछली सरकारों का जो खेल रचा गया था वो आपके सामने उजागर हुआ है ये पहलगाम के एपिसोड के बाद। केंद्र सरकार कितनी संजीदा है, केंद्र सरकार कितनी सीरियस है जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर या पूरे भारतवर्ष की सिक्योरिटी को लेकर। आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन गृह मंत्री अमित शाह जी किस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। अभी आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो इशू है उसके लिए केंद्र सरकार सीरियस है और हमारा गृह मंत्रालय बात कर रहा है कि हर स्टेट और यूटी को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, उनके आधार कार्ड, उनके वोटर कार्ड को चेक करने की ज़रूरत है और उनको यहाँ से डिपोर्ट करने की ज़रूरत है। वैसे ये बात की जाए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इशू कोई नया इशू नहीं है, बड़ा पुराना मुद्दा है जिसको पिछली सरकारों ने बसाया। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी, मगर केंद्र सरकार किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर और भारत की चिंता कर रही है ये देखने को मिल रहा है। वैसे आप लोग जानते हैं कि यूएन का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन एक्ट 1951 है उसके तहत भारत ने कोई साइन नहीं किया हुआ कि हमें कोई कंपल्शन है कि हमने यहाँ पर रिफ्यूजीज़ को रखना है या हमने इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पनाह देनी है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी हम पर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हम किसी भी जो यहाँ पर उत्पात मचाने वाले लोग हैं, जो यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, उनको यहाँ पर रखने का काम करें। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपना काम कर रही है और कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटीज़ को भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि वेरीफाई किया जाए कि कौन से लोग यहाँ पर दंगा फसाद करने का काम कर रहे हैं, कौन से मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, कौन से यहाँ ड्रग्स को फैलाने का काम कर रहे हैं और कौन यहाँ टेररिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट थी और जो यूटी है इस समय, इसको मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को भी डायरेक्शन दी है हमारी पुलिस अथॉरिटी को कि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और महीने के महीने रिपोर्ट केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए कि कितने बंदे डिटेंशन में लाए गए हैं, कितने यहाँ से डिपोर्ट किए जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है, मगर हमारी जनता को भी जानने की ज़रूरत है कि पूरे जम्मू प्रोविंस में किश्तवाड़, रामबन, डोडा, राजौरी, पुंछ, इन सभी इलाकों में, इवन यहाँ के जम्मू में बठिंडी, सुंजवा और इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याज रह रहे हैं। इनके खाली कराने के लिए भी अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर्स पे ही थ्रेट हो जाती है कि उनको मारने का काम करते हैं। तो क्या हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा वातावरण हम लोग चाहेंगे? मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा वातावरण नहीं चाहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो एनसी की सरकार है, वैसे तो ये सारा जो कामकाज है एमएचए के अंडर आता है, गृह मंत्रालय इसको देख रहा है, मगर मेरी उम्मीद ये है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं वो कोऑर्डिनेशन करके, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो कोऑर्डिनेशन करके जल्द से जल्द ऐसे बंदों की वेरिफिकेशन करे जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए थ्रेट है। आने वाले समय में केंद्र सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने जा रही है। यहाँ पर किसी भी गैर कानूनी की तरीके से रहने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, ये केंद्र सरकार ने बता दिया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुरुवार शाम को तकतगढ़ पर कस्बे के महाराणा प्रताप चौक स्थित नगर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक एवं गणमान्य नागरिकों सहित महिलाओं, युवाओं द्वारा कैबिनेट मंत्री चोराराम कुमावत के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं के शौर्य को दिखाने वाली ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सम्मान करते हुए विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। गुरुवार शाम 5 बजे महाराणा प्रताप चौक से सभी कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हाथों में तिरंगा झंडा लहराते हुए विशाल तिरंगा रैली का शुभारंभ हुआ, जो मुख्य बाजार होते हुए नाग चौक पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री चोराराम कुमावत ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि 22
22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हमारे देश से जो पर्यटक कश्मीर को देखने घूमने गए थे, जिसमें कई महिलाएं व बच्चे भी थे, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान से पोषित आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला, जो बेहद शर्मनाक घटना और बेकसूर लोगों को गोलियों से भूनकर मार डाला, जिससे पूरा देश सदमे में था। जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत एक्शन लेते हुए भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ये हम सब भारत के सभी प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। अभी आपने देखा होगा बीच में 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हमारे यहाँ से जो पर्यटक थे वो कश्मीर को देखने गए थे, वह घूमने गए थे, जिसमें कई महिलाएं भी थी, कई बच्चे भी थे। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान से पोषित आतंकवादियों ने वहां पर उनको गोलियों से भून डाला। निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक घटना थी। निहत्थ और बेकसूर लोगों को उन्होंने गोलियों से भून डाला, मार डाला। पूरा देश सदमे में था, पूरा विश्व सदमे में था। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने तुरंत इसका एक्शन लिया और सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भाई, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उन्होंने उजाड़ने का काम किया था, तो हमारे सिंदूर की इज्जत बचाने, हमारे तिरंगे की लाज रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके वहाँ जो आतंकवादी ठिकाने थे, 9 उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो एयर बेस थे, हवाई अड्डे थे, 11 एयर बेस को भी नष्ट करने का काम किया। कई और संपत्तियां भी उनकी नष्ट हुई। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो बॉर्डर वाले जिले, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, जो बॉर्डर वाले जिले हैं, उनके ऊपर ड्रोन हमले किए, मिसाइल हमले किए, 500 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए। लेकिन धन्यवाद हमारी सेना को कि उन्होंने सारे के सारे ड्रोन हमले और मिसाइल हमले नाकाम कर दिए और हमारे किसी भी नागरिक को उसमें कोई तरह का नुकसान नहीं हुआ। निश्चित रूप से सेना का मनोबल और हमारा जो सक्षम नेतृत्व है, उनके कारण से हमारे नागरिकों की जान भी बची और हमारा जो तिरंगे का मान और सम्मान भी ऊपर हुआ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के नाम जो संबोधन दिया, उन्होंने कहा कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और शांति दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को और पूरे विश्व समुदाय को भी बताया कि भाई, यदि पाकिस्तान शांति चाहता है तो पहले वो आतंकवाद के ऊपर चर्चा करे, पहले वो पीओ के ऊपर चर्चा करे, पाक अधिकृत कश्मीर है उसके ऊपर चर्चा करे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जब भी उन्होंने, जैसे अब सीज फायर जो हुआ है, सीज फायर में भी भारत ने एकदम क्लियर स्थिति कर दी है कि जब भी कभी बातचीत होगी तो पहले आतंकवाद पर चर्चा होगी, पीओके पर चर्चा होगी। और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी हमला हुआ हमारे ऊपर किसी भी तरह का, तो भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत उसे सीधा हमला गिना जाएगा और सीधा है ना युद्ध गिना जाएगा और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई पूरी ताकत के साथ में मिलेगी और फिर किसी तरह की है ना रियायत नहीं बरती जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना ने जो कारनामा करके दिखाया है और इस तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, हमें पूरे देश को गर्व है कि हमारा तिरंगा ऊंचा रहे और शान से फहराता रहे। तो इस दिशा में हम सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में निकाल रहे हैं। सेना का मनोबल बढ़ा रहे और तिरंगे की लाज वो रखती रहे। निश्चित रूप से हमारा पूरा देश आज सेना के साथ है और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं। तखतगढ़ में भी पूरे मंडल ने, पूरे नागरिकों ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर के ये तिरंगा यात्रा निकाली। मैं तखतगढ़ मंडल को
और पूरे नागरिकों तख्त के निवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये बहुत बढ़िया तिरंगा यात्रा निकाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन क्षेत्र के नरसिंहपुरा चौराहे पर बने साधना कुटीर आश्रम में साध्वी निष्ठा प्रिया द्वारा आयोजित 21 दिवसीय सूर्य साधना महोत्सव का समापन समारोह श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हुआ। यहाँ पहुंचे लोगों ने 21 दिन तक तपस्या करने वाली साध्वी निष्ठा प्रिया का दर्शन लाभ लिया। कार्यक्रम 21वें दिन की साधना के पश्चात हवन यज्ञ कर यजमानों ने यज्ञ में आहुति दी। उक्त साध्वी निष्ठा प्रिया द्वारा लगातार 21 दिनों तक 40 एवं 45 डिग्री तापमान के बीच भीषण गर्मी से अग्निकुंड के बीच में बैठकर कठोर तपस्या एवं सूर्य साधना की। आज अंतिम दिन सैकड़ों की तादाद में गांव से लोग पहुंचे और साध्वी की तपस्या साधना के अंतिम दिन उनका हौसला बढ़ाया। गौरक्षा, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और विश्व शांति के लिए उक्त साध्वी द्वारा 21 दिनों तक कल लगातार भीषण गर्मी में सूर्य साधना की गई। इसके बाद आयोजित भव्य भक्ति संध्या में गायक पूरन माली ने गणपति वंदना के साथ आगाज किया। इसके बाद अनीता जांगीर ने गुरु वंदना की प्रस्तुति दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवा जंक्शन का ब्लॉक स्तरीय अस्पताल मारवा जंक्शन का राजकीय चिकित्सालय इस समय प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। मात्र एक चिकित्सक के भरोसे की अस्पताल चल रहा है। अब यह अस्पताल मात्रा रेफरल अस्पताल बन चुका है। यहाँ कार्यरत 2 चिकित्सक कार्यरत हैं, जिसमें एक अक्सर मीटिंगों एवं सरकारी कार्यों में व्यस्त रहता है। मजबूरन एक चिकित्सक जो मरीज को देखना पड़ रहा है एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ रहा है। स्थानीय चिकित्सा प्रभारी की बीडी नाहर ने बताया कि कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। रोजाना 500 के करीब ओटीपी अस्पताल में देखी जा रही है और भीषण गर्मी एवं लू ताप के मरीज भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। शासन प्रशासन समुचित व्यवस्थाओं का दावा करता है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो इस अस्पताल की सुध लेने वाला कोई नहीं। बीते 4 सालों में यह हालात बने हुए हैं। राज्य सरकार समुचित चिकित्सा व्यवस्थाओं का दावा कर रही है, लेकिन यहाँ सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। 48 ग्राम पंचायतों की 3 लाख से अधिक आबादी का क्षेत्र का ब्लॉक स्तरीय अस्पताल अपनी व्यथा खुद बयां कर रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट दलालों का बोलबाला एवं गौरव धंधा फिर से शुरू होने से स्टेशन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। रेलवे स्टेशन टिकट खिड़की पर बेखौफ खुलेआम आरक्षण खिड़की खुलते ही अवैध टिकट दलाल पहुंच रहे हैं और बेखौफ और खुलेआम टिकट की दलाली कर रहे हैं। पूर्व रेलवे के अधिकारियों एवं स्थानीय सामाजिक संगठनों ने आज स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत स्टेशन अधीक्षक एवं आरपीएफ से की। जानकारी सूत्रों के अनुसार इन टिकट दलालों का मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन, सोमेश्वर, रानी एवं सोजत रोड क्षेत्र में भी नेटवर्क फैला है। बेखौफ होकर रेलवे स्टेशन के इस टिकट खिड़की पर यह टिकट दलाल नजर आ रहे हैं। आज प्रातः टिकट खिड़की खुलती ही टिकट दलाल नजर आने से स्थानीय सामाजिक संगठनों ने आक्रोश भी जताया। मैं घनश्याम सिंह मीणा, रिटायर्ड सीटे मारवाड़ जंक्शन। आज मैं रेलवे आरक्षण काउंटर पर आया। वहाँ देखा गया कि पहले से ही पत्थर के नीचे फार्म जमाए हुए हैं और काउंटर के अंदर जो बाबू टिकट बना रहा है उसके पास भी पत्थर के नीचे 3-4 फार्म जमे हुए थे। तो ये क्या नियम के तहत था? और मैंने देखा कि 2-3 दलाल वहाँ खड़े थे और वो भी अपनी टिकट बनवाने का प्रयास कर रहे थे। और मेरा मानना यही है कि नियम के तहत कोई भी काम नहीं हो रहा। इससे साफ जाहिर होता कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई मिलीभगत है। मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं 3-4 दिन से पूरा दिन रात एक करके बैठा हूँ और पहला नंबर लगा के बैठा हूँ, तो भी मेरा पहला नंबर भी नहीं आया, वेटिंग चल रहा है और पीछे से आके कैसा उसको मिल रहा है और मेरे को पूरा परेशान हो रहा है। 3-4 दिन से हो गया है, नहीं मिल रहा टिकट। और रेलवे अंदर की तरफ जमा हुए फार्म पहले ही पड़े हुए हैं और वो भी तत्काल में फर्स्ट नंबर भी नहीं लगा आ रहा है, दूसरों का नंबर दूसरों का आ रहा है। अब क्या करेंगे बोलो। मैं ग्राम बिटोड़ा कल्ला से आ रहा हूँ। पिछले 3 दिन से यहाँ रिजर्वेशन खिड़की पर आ रहा हूँ। तत्काल टिकट चाहिए मेरे को, लेकिन मिल नहीं रहा है। और जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो तत्काल टिकट कंफर्म करके लेकर जा रहे हैं। ये क्या सिस्टम है हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। अंदर 3 फार्म जमा हुए, अंदर 3 फार्म रहते हैं। पहला नंबर का भी टिकट नहीं बनता और पीछे आकर लेकर चले जाते हैं टिकट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
आगामी 23, 24, 25 तारीख को मथुराम रॉयल में जो मल्टीपल कन्वेंशन हो रही है, कई देश से लायंस आएंगे। फेलोशिप एक दूसरे के विचारों से मार्गदर्शन होगा। आगे किस तरह से सेवा करके बेहतर फेलोशिप हो और एक दूसरे के विचारों से अवगत हो सके, इसके लिए आज ये मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर संजीव जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल आरजे क्लासिक में रखी गई। प्रेस कोऑर्डिनेटर उषा गर्ग ने बताया कि इंदौर से आए हुए हमारे अतिथि कुलभूषण मित्तल और मल्टीपल काउंसिल सचिव यश शर्मा, 2 के गवर्नर महेंद्र उदयपुर से 5 गवर्नर अनिल नाहर जी, कुंदन जांगीर ने आज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। सह कोऑर्डिनेटर नीता जैन ने बताया कि आगामी कार्यक्रम में 600 से ज्यादा लाइन की विभूतियां हमारे यहाँ इस कन्वेंशन में भाग ले रही है और कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे और ललित प्रभुचंद्र प्रभु द्वारा राष्ट्रीय गुरु जी जो है वो हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन करेंगे। सत्यमार्ग के लिए उनके उद्बोधन से हम लाभान्वित होंगे। इसमें कुलभूषण मित्तल जी ने बताया कि किस तरह लायंस क्लब के स्टेप टू स्टेप आगे लीडरशिप में पोस्ट दी जाती है और हमारे क्या लक्ष्य होते हैं, और अनिल नाहर ने भी सेवा को और भी बेहतर करेंगे, इसमें विचार करने की सोच को आगे बढ़ाया। भारतवर्ष में जो मल्टीपल्स बने हुए हैं, मल्टीपल है हमारे 12 मल्टीपल्स है, उसमें से एक मल्टीपल 3233 जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को प्रतिनिधित्व करता है, उसका जो समूह है क्लब्स के माध्यम से, उसका काउंसिल मीटिंग और साथ में वार्षिक जो कन्वेंशन है वो आज हमारे इस मारवाड़ की धरती पर जोधपुर में आयोजित होने वाला है 23 मई से लेकर 25 मई तक, और जिसमें लगभग 600 के आसपास हमारे लायंस की जो लीडरशिप है इस क्षेत्र की वो इसमें सैलेंट होने वाली है। उसमें जो है रहेगी और वो विचार विमर्श करेगी कि हम और जो है हमने जो क्या जो है 3 वर्ष जो साल भर के अंदर जो काम किए हैं सेवा के, उन सेवाओं को पहचान हमारी जो है अवार्ड्स कमेटी, इसमें निश्चित एक कमेटी बनी हुई है, वह कमेटी इसमें निर्धारित करेगी। एक तरह से पांचों जो हमारे जो 5 प्रांत है एक मल्टीपल के अंदर, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के है, उनमें से जो है जो सेवा गतिविधि एक अलग अलग विषयों के ऊपर, उसमें एक कॉम्पिटिटिव भावना से एक डिस्ट्रिक्ट का जो है चयन होता है। उस चयन का इस अवार्ड कमेटी के माध्यम से चयन होगा और उनको दिनांक 25 तारीख को उनको एक इसी आयोजन के अंदर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। उसके पहले 23 और 24 को हमारे जो लायंस लीडर्स हैं इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर, मल्टीपल क्षेत्र के अंदर, हमें मौका मिल रहा है उनके साथ बैठ के विचार करने का, आगे की जो है रणनीति बनाने का, कैसे हम और सुधार कर सके, जिससे कि जो है इस मानव जो भी पीड़ित है, भले ही जो है मानव पीड़ित की बात अपन मनुष्य से ही बात नहीं करते, जो भी जो जंतु जो भी हैं, इवन जो है पेड़ों की भी बात करेंगे और जिसमें भी लाइफ है, अपने जो है पालतू पशु हो या कोई भी, इवन चींटियां भी होती है, कोई भी चीज, कोई भी जो है जो जीव जंतु है, उनके लिए भी जो है विचार किया जाता है। मतलब आज इस संसार के अंदर जिसने भी जन्म लिया है किसी भी माध्यम से, उसको जो सेवा, जो जीवन का जो अधिकार या मिला है, उसको जो है हम सपोर्ट कर सके, यह भावना लेकर, वी सर्व की भावना से यह संस्था जो है कार्यरत है। और इसका जो है आयोजन यहाँ मारवाड़ में, यहाँ पर जोधपुर में जो हो रहा है, यहाँ पर 23, 24 और 25 मई को मैं परिचय दे दूं आपको अपने ही यहाँ के अपने बिल्कुल अपने सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, अभी वर्तमान में हमारे यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर है, और वो हमको जो है इसमें एज ए मुख्य अतिथि के तौर पर 25 तारीख को प्रातः 10 बजे से 12:30 के बीच में एक प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे जोधपुर के आसपास कोई इसी मल्टीपल के सभी लोग जो पूर्व में पंजीकृत भी हो गए हैं, उनका उसमें जो है सम्मेलन होगा, उसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर वो उपस्थित होंगे। और साथ में हमारे जो उपस्थित हैं उसके अंदर
जो एक विशेष अतिथि के तौर पर नवीन जैन IAS जो है, आप परिचित होंगे उनसे, क्योंकि उन्होंने विभिन्न विभाग हमारे राजस्थान के अंदर, पहले मेडिकल का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, समाज कल्याण का डिपार्टमेंट हो, और वर्तमान में जो है वो हमारे फाइनेंस एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी है, वो भी वहां पर उपस्थित होंगे। और हमें मौका मिल रहा है यही राजस्थान के न्यायाधिपति रहे नरेंद्र कुमार जैन, जो कि सिक्किम हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस भी रहे। और लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।